बताओ। पहले तो हाँ, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है, बस सिंपल सी बात तो ये कि फॉल इन वैल्यू ऑफ एसेट। लेकिन एसेट्स भी बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं ना। तो हमारे पास ये एसेट, कौन से एसेट पे की वैल्यू फॉल होगी, डाउन होगी, तो वो होते हैं फिक्स्ड एसेट्स। ठीक। अब फिक्स्ड एसेट्स में कुछ कुछ एसेट ऐसे होते हैं जिनके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगता। कौन से इनटेंजिबल पे बोल सकते हैं, बट एक ऐसा एसेट होता है जिसपे डेप्रिसिएशन कभी नहीं लगता, वो होता है लैंड। लैंड की वैल्यू क्योंकि हमेशा क्या होती है, एप्रिशिएट होती है, मतलब इंक्रीज होती है, कभी डिक्रीज नहीं होती। कभी कभी होती भी है, हमेशा ही नहीं होती ऐसा नहीं है। लैंड की वैल्यू हमेशा नॉर्मली क्या होती है, एप्रिशिएट होती है, बट अगर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं तो उसकी वैल्यू भी कभी कभी क्या हो सकती है, डेप्रिशिएट होती है। जैसे समझ लो एग्रीकल्चर लैंड हो गया। ठीक है, एग्रीकल्चर लैंड, अगर अपन लोग फार्मर हैं, एक लैंड पे एक चीज प्रोड्यूस एक लिमिट तक होती है, उसके बाद उसका वैल्यू कम हो जाती है। तो एसेट में लैंड की वैल्यू भी क्या होती है, कम होती है, बट वो सिर्फ तब जब वहाँ बहुत नीडफुल एरिया होगा। अदरवाइज जैसे रहने वहने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एसेट की वैल्यू, लैंड की वैल्यू हमेशा क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इन जनरल सेंस हमारे एसेट में जो लैंड होता है, लैंड की वैल्यू हमेशा क्या होती है, अप्रिशिएट होती है। बट कभी कभी अगर हम लोग कैलकुलेट करने की जरूरत पड़े और कर सकते हैं तो उस कभी कभी लैंड की वैल्यू डेप्रिशिएट होती भी है, लेकिन वो सिर्फ लिमिटेड सिचुएशन में। क्लियर है क्या? बोल सकते हो कि इनटेंजिबल पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता, बट इनटेंजिबल पे डेप्रिसिएशन की जगह ही लगता है, उसको बोला जाता है अमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन जैसा ही होता है, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, अमोर्टाइजेशन। ठीक है। अच्छा, जब एसेट टेंजिबल होते हैं उस पर क्या लगता है, डेप्रिसिएशन, और जब इनटेंजिबल होते हैं उस पर क्या बोलते हैं अपन, अमोर्टाइजेशन। कितना होगा बताओ। एक होता है लाइफ स्टॉक। लाइफ स्टॉक मतलब एनिमल्स जो हमारे पास होते हैं, वो एसेट होते हैं, लेकिन उन पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता। तो ये से 3 टाइप के एसेट है जिनके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। ठीक है, फिर से बात आती है डेप्रिसिएशन होता क्या है। तो डेप्रिसिएशन एक जनरल सेंस में अपन समझते हैं कि वो हमारे लिए क्या होगा, फॉल इन एसेट। लेकिन इनकम है कि एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन हमारे लिए क्या होता है, एक्सपेंसेस होता है। और एक्सपेंसेस में भी कौन से कैटेगरी में रखते हैं इसको अपन, नॉन कैश एक्सपेंसेस। मतलब क्या कि हमारे लिए खर्चा तो है, लेकिन एसेट की वैल्यू डाउन होने से हम किसी को पे करते हैं क्या, नहीं करते। तो मतलब इसके ऊपर कोई पेमेंट बेस्ड नहीं होता। ठीक है, तो ये किसी के पेमेंट के लिए बेस्ड नहीं होगा, हम लोगों को इस पे किसी को पे करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए क्या होता है हमारे लिए, नॉन कैश एक्सपेंसेस होगा। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन पहला पॉइंट कि हम लोगों को उसको ट्रीट करना है एक्सपेंसेस, लेकिन क्यों, क्योंकि वो एसेट की वैल्यू डाउन हो रही है। एसेट की वैल्यू डाउन हो रही है मतलब कहीं ना कहीं हम लोगों को लॉस हो रहा है। पहले हमारे पास जो प्रॉपर्टी थी, उसकी वैल्यू मान लो 1 लाख। तो आज की डेट में उसकी वैल्यू कितनी है, 1 लाख रहेगी क्या? कोई भी एसेट अगर हम लोग जो परचेस करते हैं, हम लोग सिर्फ अपनी गाड़ी की बात करें तो हमारी गाड़ी की वैल्यू सालों साल सेम रहती है क्या? नहीं रहती, चेंज होती है। तो हम लोग के पास जो वैल्यू ऑफ एसेट था 1 लाख का था, अब उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 90,000 हुई। तो ये हमारे लिए लॉस है कि नहीं है? जो अब तक हमारे पास 1 लाख की चीज थी, वो अचानक से उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 90। तो हमारे पास लॉस कितने का हो गया, 10,000 का लॉस हो गया। तो बस इसी लॉस को हमें कहीं ना कहीं तो शो करना होगा। तो इस लॉस को हम लोग डेप्रिसिएशन के नाम से एज एन एक्सपेंसेस शो कर देते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है नॉन कैश एक्सपेंसेस। क्लियर है? डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे करते हैं? डेप्रिसिएशन मतलब हमेशा डेप्रिसिएशन एक एज्यूम्ड फिगर होगा। क्या होगा? एज्यूम्ड फिगर। एज्यूम्ड फिगर होगा इन द सेंस कि हम लोग किसी को पूछेंगे तुम्हारे एसेट की वैल्यू कितनी है, तुम्हारे पास तुमने जो गाड़ी खरीदी थी 1 साल पहले, उसकी वैल्यू कितनी है। तो हर इंसान अपने अपने तरीके से बोलेगा इतनी वैल्यू इतनी वैल्यू। हर इंसान सेम वैल्यू फिगर उठा करके ला देगा क्या? तुम भी बोलोगे इसकी वैल्यू 60,000 है, पड़ोसी भी बोलेगा उसकी वैल्यू 60,000 है। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, हर इंसान के तरीके से उसकी वैल्यू कुछ और होगी। तभी हम लोग बेचने जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं 60 में बेचेंगे, और खरीदने वाला होता है वो बोलता है हम 50 से ऊपर नहीं खरीदेंगे।
मतलब हर इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी वैल्यू डिटरमाइन करना एक अलग तरीका होता है। तो जो भी डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा होगा वो क्या कर रहा होगा, एक एज्यूम्ड फिगर अप्लाई कर रहा है क्योंकि हमको पता है कि आज नहीं तो कल उसकी वैल्यू क्या होनी है, कम होनी है, और धीरे धीरे उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो हो जाएगी। कभी ना कभी तो ऐसा टाइम आएगा जब हमारी वैल्यू एक स्क्रैप पार्ट होगा, सिर्फ स्क्रैप इन द सेंस वेस्ट। तो ये हम लोगों का कभी ना कभी एक वेस्टेज प्रोडक्ट बनने वाला है, वेस्टेज बनने वाला है। इसीलिए हम लोगों को क्या करना है, धीरे 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 उसका लॉस शो करना है, और वो लॉस फिगर हमारे एजम्पशन पे बेस्ड होता है। इसलिए हमारे लिए डेप्रिसिएशन कभी भी एक्यूरेट अमाउंट नहीं होगा। क्लियर है? अपने मर्जी से हम लोग अप्लाई करते हैं। हम लोग सोच लिया 10,000 तो 10,000, हम लोगों ने 15 सोच लिया तो 15,000। क्लियर है? लेकिन एज्यूम करने का भी कोई ना कोई तरीका तो होगा। तो एज्यूम करने के जो दो तरीके होते हैं हमारे पास, दो मेथड्स होते हैं। उस मेथड को दो नाम दिए जाएंगे। वैसे बहुत सारे मेथड्स होते हैं, लेकिन अपने 11th के कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने मेथड्स हैं? दो। एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, और दूसरा होगा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। अरे मत ढूंढो, यहाँ पर पढ़ना नहीं आ रहा है क्या? यहाँ देखो बस। एक मेथड कौन सा हुआ? स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसका ऑल्टरनेट नाम है हमारे पास फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। क्या बोल सकते हैं इसको? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। या फिर इसका एक और ऑल्टरनेट नाम होगा ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। इनमें से किसी भी नाम से बोला जाएगा तो हम लोग को ये एक ही मेथड बना करके दिखाना है। ठीक है? स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। और डिमिनिशिंग के साइड में एक और नाम होगा, इसको बोलते हैं रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड। और एक नाम होगा, इसको बोलते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू, इन शॉर्ट WDV मेथड। क्लियर है? तो ये अपने पास तीन नाम हो सकते हैं इनके भी। क्लियर है? तो हम लोगों को पता करने की ये दो मेथड्स हैं। हम लोग डेप्रिसिएशन जो चार्ज करेंगे उसका कोई ना कोई तो एक रीज़न होगा ना, कुछ तो रीज़न होगा कि हम लोग ये एज्यूम कर रहे हैं। हम लोग क्या, सपोज चलो देखो, हम लोग के पास, हम लोगों ने जो गाड़ी खरीदी, ठीक, ये जो गाड़ी खरीदी इसकी वैल्यू जो डाउन होगी उसका क्या रीज़न होता है? क्या रीज़न होता है? यूज करने से और टाइम पीरियड से। एकदम जनरल दो रीज़न होते हैं। कौन से? यूसेज पे बेस्ड होता है, और दूसरा क्या, टाइम बाय टाइम उसकी वैल्यू कम होती है। ठीक है? तो यूज, अगर हमने यूज के बेस पे सोचा, अगर यूज हम लोग बहुत कम कर दें, मतलब हम लोग की स्कूल, तुम लोग स्कूल के लिए परचेस किए वो गाड़ी, तुम्हारा स्कूल तुम्हारे घर से बहुत पास है, तो दिन में मैक्सिमम मान लो 10 किलोमीटर चलती है, मैक्सिमम 10 किलोमीटर इधर स्कूल आना जाना मिला के, सामान लेना देना और मार्केटिंग वगैरह करने से लेके सारे काम तुम्हारे कितने देर में हो जाते हैं? 10 किलोमीटर के अंदर हो जाते हैं। तो एक दिन में आपकी गाड़ी कितनी चलती है? सिर्फ 10 किलोमीटर चलती है। और ऑन द अदर हैंड कोई और पर्सन होगा, उस टाइप की गाड़ी जो परचेस करता है, उसकी गाड़ी पर डे 100 किलोमीटर चलती है। तो किसकी गाड़ी जल्दी खराब होगी? जो 100 किलोमीटर पर डे चला रहा है। तो किसकी वैल्यू जल्दी डाउन होगी? जो 100 किलोमीटर चला रहा है। अगर तुम सोचो कि हम लोग भी, ये इंसान डेप्रिसिएशन चार्ज करता है हर दिन 10,000 का, और तुम भी सोचते हो कि वो 10 लगाता है तो हम भी 10,000 चार्ज करेंगे, तो ये एजम्पशन सही है क्या? नहीं ना। तो एजम्पशन दोनों को इक्वल हो सकता है क्या? नहीं। तो एजम्पशन के लिए कुछ ना कुछ तो बेस होगा, वो बेस हमें थोड़ा ध्यान देना होगा, वो रीजन हमें ध्यान देने होते हैं, और उस बेस पे हमें क्या करना होता है, जज करना होता है कि हमारा जो डेप्रिसिएशन है वो क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। लेकिन जिसके मेथड कितने? दो मेथड है। तो देखो मुझे ये बताओ कि अगर आगे इस ये होता क्या है उसको समझने के लिए पहले मेरे को बस इसका आंसर देना। अगर हम लोगों के पास, हम लोगों ने किसी से काम करवाया, ये हमारे पास लेबर है, इस लेबर को हम लोगों ने कुछ काम दिया, इस इंसान को हमने पे किया कितना? 10,000 रुपीज पर मंथ की सैलरी पे करते हैं। पर मंथ की सैलरी कितनी है इनकी? 10,000। तो इसे बिना बात किए हमने रख लिया होगा क्या? नहीं, हमने इससे पहले बात की होगी, हमने इसे बताया होगा कि आपको हम लोग कितना पे करेंगे, 10,000 पर मंथ के लिए पे करेंगे। मतलब ये जो 10,000 रुपये दिए जा रहे हैं पूरे एक महीने के दिए जा रहे हैं, तो हम लोग इस इंसान से
काम करवाते हैं, हमारा जितना बेनिफिट होता है वो 6000 का बेनिफिट होता है, तो क्या हम लोग उसको 10,000 की सैलरी देंगे? इस इंसान से जो काम करवा रहे हैं उसे हमारा बेनिफिट सिर्फ 6000 का हो रहा है, तो क्या इसको 10,000 की सैलरी देंगे? नहीं। तो मतलब क्या बन रहा है मेरे क्वेश्चन का कि हम लोग उतना पे करेंगे जितना हमको बेनिफिट मिल रहा है, उससे ज्यादा पे करेंगे क्या अपन? नहीं। मतलब ये सैलरी हमारे लिए क्या थी? एक्सपेंसेस थी, ठीक। एज ए सैलरी हम लोगों ने ज्यादा पे किया क्या? नहीं। वैसे ही डेप्रिसिएशन हम लोग ज्यादा शो कर सकते हैं क्या? कम शो कर सकते हैं क्या? हम लोग के इनकम के पैरेलल में रख के हम लोग को अपने एक्सपेंसेस को शो करना होता है, तभी हम लोग का ना एक अकाउंट बनने वाला है आगे जाके, एक होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड होता है और एक क्रेडिट साइड होता है। क्रेडिट साइड बोलता है इनकम के लिए और डेबिट साइड बोलता है किसके लिए? एक्सपेंसेस के लिए, ठीक है। इस साइड हम लिखते जाते हैं इनकम इनकम इनकम, और इस इनकम के लिए जो जो खर्चे किए गए थे उसको लिखते जाते हैं अपन डेबिट डेबिट में, एक्सपेंसेस। आई बस मैं क्या बोल रहा हूँ? हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट निकालने के लिए क्या चाहिए होता है? प्रॉफिट कैसे पता चलता है? मेरा इनकम 10,000 था, हमने 7,000 के खर्चे किए, मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? 3,000 का प्रॉफिट हुआ। तो इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल्स टू व्हाट? प्रॉफिट। बस यहाँ पर माइनस करते हुए नहीं शो कर रहे हैं हम लोग, एक फॉर्मेट शो करते हैं। क्रेडिट में लिख दो सारे इनकम का टोटल, डेबिट में लिख दो सारे एक्सपेंसेस का टोटल, जो डिफरेंस आएगा आइदर इट विल बी प्रॉफिट और लॉस, वो या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। क्लियर है क्या? तो मतलब मुझे ये बोलना है कि हम लोग इनकम अर्न करेंगे तो ही उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस पे करेंगे, अदरवाइज नहीं पे करेंगे। क्लियर है? तो ये मेथड जो बनाने वाला हूँ उसके लिए ये जरूरी था कि इनकम और एक्सपेंसेस दोनों क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। अगर हम लोग इनकम अर्न कर रहे हैं उसके उस इंसान से तो ही उसे एक्सपेंसेस पे करेंगे, अदरवाइज नहीं पे करेंगे। क्लियर है? अच्छा, अगर ये इंसान मेहनत करेगा, प्रमोशन होता है कि नहीं? हाँ या ना? प्रमोशन होता है। इसकी सैलरी हम 10 से 12,000 पर मंथ कब करेंगे? जब ये ज्यादा मेहनत करेगा। ये ज्यादा मेहनत करेगा तो इससे उसका फायदा है कि हमारा फायदा है? देखो, वो अपने मेहनत के लिए फायदा कर रहा है, काम कर रहा है कि उसको 10 की जगह 12 मिले, और हम लोग उससे ज्यादा मेहनत क्यों करवा रहे हैं? ताकि वो जितना ज्यादा अच्छा काम करेगा उतना ज्यादा अच्छा प्रोडक्शन होगा, उतना ज्यादा सेल होगा, उतना ज्यादा हमें इनकम होगा। मतलब क्या, जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ेगा वैसे ही हम लोग अपना एक्सपेंसेस भी बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे? बढ़ाएंगे। तभी तो मतलब हम लोग अभी भी क्या रख रहे हैं? पैरेलल रख रहे हैं। हमने सिर्फ इससे इनकम बढ़ाने की बात की, आप मेहनत ज्यादा करो लेकिन हम आपको 10,000 ही देंगे, तो क्या ये इंसान काम करेगा ज्यादा एक्स्ट्रा, ज्यादा एफर्ट्स दिखाएगा, एफिशिएंसी दिखाएगा? नहीं। तो मतलब ओवरऑल अपना सिनेरियो क्या होता है कि हम लोग को अगर इनकम बढ़ाना है तो हमें अपने एक्सपेंसेस भी क्या करने हैं? बढ़ाने हैं। इनकम कम होता है तो हम लोग उसका एक्सपेंसेस भी क्या करेंगे? काटेंगे। सैलरी काटी जाती है, आपने लॉस किया, आपने खर्चे का, अपने काम सही नहीं किया तो पैसे काटे जाते हैं कि नहीं? आपने कम काम किया तो आपके कारण प्रोडक्शन कम हुआ, प्रोडक्शन कम हुआ तो सेल कम हुआ, सेल कम हुआ तो इनकम कम हुआ, इनकम कम हुआ आपके कारण तो आपकी सैलरी भी क्या होगी? कम होगी। सीधा सा लॉजिक है। अब वही लॉजिक हमें अप्लाई करना है फॉर स्ट्रेट लाइन मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। स्ट्रेट मतलब क्या? इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आना, ये हमारा स्ट्रेट लाइन हुआ कि नहीं हुआ? ये हमारा कौन सा लाइन है? स्ट्रेट लाइन। और दूसरा मेथड कौन सा है? रेड्यूसिंग। धीरे धीरे क्या होता जाएगा? रेड्यूस होता जाएगा, हमारा ग्राफ कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। ठीक है। डेप्रिसिएशन के दो तरीके, एक हो गया स्ट्रेट लाइन मेथड और एक हो गया कौन सा? रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड, जिसमें रेड्यूस होता जाएगा। स्ट्रेट लाइन मतलब हम लोग इस साल डेप्रिसिएशन चार्ज किए कितना? 10,000, तो नेक्स्ट ईयर भी कितना करेंगे? तो नेक्स्ट ईयर भी कितना करेंगे? ठीक है। रिड्यूसिंग का मतलब क्या? हमने इस साल किया 10,000 तो अगले साल 10 नहीं होगा, कम हो जाएगा। कितना? सपोज 9, और 1,000 कम कर देते तो 8, ऐसा नहीं होता लेकिन मैं एग्जांपल ले रहे हैं। 8 फिर क्या होता जाएगा? 7। क्लियर है क्या? मतलब रेड्यूस होता जा रहा है। यहाँ पर सीक्वेंस मतलब ये क्या है? ये एक्सपेंसेस है। ये क्या है? ये सारे एक्सपेंसेस थे कि नहीं? ये फर्स्ट ईयर का एक्सपेंसेस, ये सेकंड ईयर का एक्सपेंसेस, ये थर्ड ईयर का एक्सपेंसेस। हमारा एक्सपेंसेस इक्वल है, हाँ या ना? हम लोग इक्वल एक्सपेंसेस कब लगाने की सोचेंगे? जब ये एसेट हम लोगों को सेम इनकम दे रहा होगा। कौन सा इनकम दे रहा होगा? सेम इनकम दे रहा होगा ईच ईयर। आज मैं समझ में क्या बोल रहा हूँ? अगर कोई एसेट, डेप्रिसिएशन किस पे लगता है? एसेट पे। हमने ये मशीन परचेज की, ये मशीन हम लोगों को हर साल सेम इनकम ला करके दे रही है। ईयर 1 में भी सेम प्रोडक्शन हो रहा है,
ईयर 2 में भी सेम प्रोडक्शन हो रहा है, ईयर 3 में भी सेम प्रोडक्शन हो रहा है, ईयर 4 में भी सेम प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब सेम प्रोडक्शन होगा तो सेम सेलिंग होगा, सेम इनकम आएगा। तो हम लोगों को उस मशीन से डेप्रिसिएशन जो चार्ज करना है वो भी क्या चार्ज करना होगा, सेम चार्ज करना होगा। मतलब कौन सा मेथड लगाना होगा, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड जिसको बोलते हैं। क्लियर है? अगर एक मशीन है हमारे पास, जो मशीन फर्स्ट ईयर में सेल करती है हम लोग का मान लो 10,000 क्वांटिटी, सेकेंड ईयर में सेल करती है 8,000, थर्ड ईयर में सेल करती है 6,000, फिर सेल करती है 4,000, प्रोडक्शन करती है। हर साल इनका प्रोडक्शन क्या होता जा रहा है, रिड्यूस होता जा रहा है। तो हम लोग को इनसे रिलेटेड जो डेप्रिसिएशन एज एन एक्सपेंसेस शो करना है वो भी क्या होते जाएंगे, रिड्यूस होते जाएंगे। तो ये एजम्पशन होता है कि हम लोग कौन से मेथड को अडॉप्ट करें। ठीक है, कौन से मेथड को अडॉप्ट करें, चाहे वो स्ट्रेट लाइन मेथड हो या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो। ये किस पे बेस्ड होगा, हमारे प्रोडक्शन पे बेस्ड होगा, हमारे मशीन के ही कैपेसिटी के ऊपर बेस्ड होगा। मशीन का प्रोडक्शन जैसे जैसे दिखेगा वैसे वैसे हम लोगों को अपने एक्सपेंसेस को भी लुक देना है। अगर हमारे मशीन इनकम दे रही है तभी हमने मशीन को परचेस किया, अदरवाइज करते क्या, मशीन को खरीदा और हम लोग को लग रहा है कि हमारी मशीन सेम प्रोडक्शन देगी हर साल, तो हम लोग उसका मेथड भी कौन सा अप्लाई करेंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड। अगर हम लोग को पता है कि हमारी मशीन की वैल्यू हर साल क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, तो वो क्या करेंगे हम लोग, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब ये पता कैसे चलेगा, जिसने मशीन को बनाया वही खुद बता सकता है कि आपकी मशीन की मतलब जो मशीन आप खरीद रहे हो उसकी वैल्यू मतलब वो कैसे वर्क करेगी। वो मशीन की लाइफ आपको बता दी जाएगी, मशीन कितने साल चल सकती है। एक ये मशीन जनरली इतने साल 10 साल 12 साल 20 साल चल जाती है। सेलर को पता होगा कि नहीं पता होगा, पता होगा। तो जो इंसान बनाता है, जो इंसान बेचता है, उसको इतना तो पता चल जाता है कि कितने साल जनरली चलती है। और फिर भी वो जो बता रहे हैं, मान लो 10 ईयर्स बता रहे हैं, तो ये परफेक्ट 10 ईयर होंगे क्या, 10 साल बाद अपने आप वो टूट के गिर जाएगी, ऐसा होगा क्या, नहीं। इसीलिए अपन बात करते हैं कि ये जो वैल्यू, जो भी फिगर अपन डिसाइड कर रहे हैं वो हमेशा एकदम क्या है, एज्यूम्ड वैल्यू है, एकदम परफेक्ट वैल्यू निकल ही नहीं रही है। हमने बस सोचा है कि 10 साल है तो 10 साल के हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं। समझ में आई की बात। तो पहली बात तो क्या थी कि डेप्रिसिएशन हमारे लिए क्या होता है, एसेट की वैल्यू का गिरना। तो हम लोग ये चीज क्यों याद करते हैं, क्योंकि हम लोग को ये पता होना चाहिए कि डेप्रिसिएशन किससे रिलेटेड है, हमारे फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड है। फिक्स्ड एसेट के लिए हम लोगों को डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ता है। तो डेप्रिसिएशन हम लोगों के लिए एक टाइप ऑफ लॉस हो गया कि एसेट की वैल्यू धीरे धीरे क्या हो रही है, डाउन हो रही है। जब एसेट की वैल्यू डाउन होती है तो अचानक से एक एसेट था जो हमारे पास ज्यादा वैल्यू का था वो कम वैल्यू का हो गया, तो हमें क्या निकला, एक लॉस मिला। उस लॉस को कहीं ना कहीं शो करना होगा, तो वो उसको शो करते हैं, लेकिन किस नाम से, डेप्रिसिएशन के नाम से शो करते हैं। क्लियर है? लेकिन हमें किसी को पे करना होता है क्या, पे करना नहीं होता। तो इसीलिए वो एक्सपेंसेस तो है, लेकिन कौन सा एक्सपेंसेस हो गया हमारे लिए, नॉन कैश एक्सपेंसेस हुआ। और क्या, रुक जाओ, डेप्रिसिएशन एक एज्यूम्ड फिगर होगा हमारे लिए। एज्यूम्ड फिगर मतलब कि एक्यूरेट फिगर कभी भी निकल के नहीं आएगा। तो वो पता करने का, एज्यूम करने का कोई ना कोई सोर्स तो होगा। वो सोर्स क्या होगा, उस एसेट का आने वाला इनकम, एसेट से आने वाला इनकम। एसेट से इनकम अगर स्ट्रेट लेवल पे आएगा तो हम लोग कौन सा मेथड अडॉप्ट करेंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड। अगर वो इनकम दे रहा है हम लोग को रिड्यूसिंग तरीके से, तो हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। क्लियर है क्या? ठीक, तो बस यही था, तुमको याद करना है। इसको लिख लेना, बाद में भी मत लिख। देखो मैं ये बोल रहा हूँ, आप भी सुन ही लो, नहीं आया तो। डेप्रिसिएशन हमारे लिए कौन सा एक्सपेंसेस होता है, इनडायरेक्ट होता है। भले ही अपन ये फीचर समझ सकते हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो सकता था हमारा डेप्रिसिएशन, क्यों, क्योंकि मशीन तो डायरेक्टली यूज होती है किसमें, प्रोडक्शन में, और मशीन से ही रिलेटेड है हमारा कौन सा, डेप्रिसिएशन। तो जो चीजें प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। लेकिन डेप्रिसिएशन हमारे लिए कौन सा एक्सपेंसेस एक्चुअल में है, इनडायरेक्ट है। जिसका रीजन ये है कि क्योंकि डायरेक्ट के ना एक और फीचर होता है, ये फीचर होता है कि कोई भी प्रोडक्ट हमने बनाया, मान लो एक टेबल बनाया अपन ने, जो टेबल बनाते हैं अपन, तो टेबल में जो जो पार्ट लग रहा है, जिसका जिसका वैल्यू, इसका मान लो हम लोगों ने 4,000 डिसाइड किया, ये टेबल कितने का, 4,000 का कॉस्ट है, नॉट सेलिंग प्राइस। ये क्या है, इसका कॉस्ट है। तो ये 4,000 रुपए में क्या क्या हमने लगाया है उस टेबल पे, वो हम लोग डायरेक्टली डिफाइन कर सकते हैं स्पेसिफिक अमाउंट के साथ। इतना बड़ा प्लाईवुड लगा होगा, ये प्लाईवुड कितने का है, ये हमें कॉस्ट पता होगा क्लियरली। ये जो टेबल के नीचे जो पैर लगे हुए हैं वो जिस लकड़ी के बने हैं उसका कुछ ना कुछ कॉस्ट होगा, वो भी हमें स्पेसिफिकली पता होगा।
इस टेबल को बनाने के लिए हमने किसी लेबर को पेमेंट किया होगा, तो एक टेबल बनाने के लिए हम लेबर को कितना पे कर रहे हैं वो भी हमें स्पेसिफिकली पता होगा। तो जो भी एक्सपेंसेस जिनका हम लोग को प्रॉपर अमाउंट पता होता है ऑन पर्टिकुलर प्रोडक्ट, उसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो आउट ऑफ 4000 कॉस्ट 80% 3200 ये डायरेक्ट खर्चे होते हैं। कौन से खर्चे होते हैं? डायरेक्ट होते हैं। और हम लोग 3200 बता सकते हैं कि वो कॉस्ट कैसे कैसे आया। क्लियर है? तो इसलिए उसको क्या बोला जाता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। लेकिन हम लोग डेप्रिसिएशन को डिफाइन नहीं कर सकते कि इसमें कितना डेप्रिसिएशन यूज हुआ है। हम लोग टोटल डेप्रिसिएशन निकालते हैं और सारे टेबल पे अप्लाई कर देते हैं। मतलब एक्चुअली अगर कॉस्ट बढ़ाएंगे तो कैसे बढ़ाएंगे? हम लोगों ने देख लिया साल भर में डेप्रिसिएशन लग रहा है हमें 40,000 का, ठीक, 40,000 में का डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, इसको हम लोग कितने टेबल बनाए उतने सारे टेबल में डिवाइड कर देंगे। हमने सपोज 40,000 टेबल बनाए। कितने टेबल बनाए? 40,000। तो एक टेबल के लिए कितना कॉस्ट आया? 1 रुपया आया, है ना। 40,000 टेबल के लिए 40,000 का डेप्रिसिएशन आया, तो एक टेबल के लिए कितना आया होगा? 1 रुपया होगा। क्या ये एग्जैक्ट फिगर है? आप एक्यूरेटली बोल सकते हो कि इतना ही आया होगा? नहीं। तो जिसको हम लोग स्पेसिफिकली नहीं बता सकते वो खर्चे क्या होते हैं? इनडायरेक्ट नेचर के होते हैं। क्लियर है? तो इसीलिए हमारा डेप्रिसिएशन कौन सा नेचर का हो गया? इनडायरेक्ट नेचर का हो गया, ये डायरेक्ट नेचर का नहीं है। क्लियर है? ठीक, तो ये था हमारा डेप्रिसिएशन का थोड़ा सा। बाकी अब अपन सब पड़ेगा। इधर देखो, नेचर कितने टाइप के होते हैं? 2 नेचर होते हैं, एक होता है कैपिटल और एक होता है रेवेन्यू। अब बस थोड़ा ध्यान देते जाओ मैं क्या क्या बता रहा हूँ। एक होता है हमारे लिए रेवेन्यू नेचर और एक होता है कैपिटल। हाँ, कौन बता रहा है? क्या होता है रेवेन्यू? वेरी गुड। एक होता है जो शॉर्ट टर्म नेचर का होगा, एक होता है जो शॉर्ट टर्म। मतलब कैपिटल कौन से नेचर का होगा? लॉन्ग। कैपिटल कौन सा हो गया? ये हमारा हो गया लॉन्ग टर्म का। और शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है कैसे पता चलता है? 12 मंथ्स। अगर 12 मंथ्स के ऊपर है तो लॉन्ग टर्म, 12 मंथ तक है तो वो क्या हो गया? शॉर्ट टर्म। दूसरा कैरेक्टर इसका ये है कि ये रेगुलर होगा। ये क्या होगा? रेगुलर होगा। और ये क्या होगा? इरेगुलर होंगे। ये दोनों फीचर अगर कंप्लीट होते हैं तो ये क्या बनता है? कैपिटल। और इधर के जो दोनों फीचर कंप्लीट होंगे तो ये क्या बनता है? रेवेन्यू। क्लियर है क्या? अब ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो रेवेन्यू नेचर के होते हैं वो जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और जो कैपिटल नेचर के होते हैं वो जाते हैं बैलेंस शीट के अंदर। क्लियर है? अगर हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस में कोई खर्चा भूल गए तो कहाँ इफेक्ट पड़ेगा? हमारे प्रॉफिट और लॉस में पड़ेगा। आइए समझ, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकलता है? प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकलता है? अभी बताया था, इनकम लिखेंगे हम और उसमें से माइनस करेंगे एक्सपेंसेस, तो क्या निकलेगा हमारा? या तो प्रॉफिट या तो लॉस। माइनस में आया तो लॉस। हम लोग डायरेक्ट से प्लस माइनस करके नहीं दिखाते, हम लोग क्या दिखाते हैं? इनकम को क्रेडिट में शो कर देते हैं, एक्सपेंसेस को डेबिट में शो कर देते हैं। हमारा क्या निकलता है? जो डिफरेंस वैल्यू आएगा वो ऑटोमेटिक निकल जाएगा प्रॉफिट या फिर लॉस। यहाँ तक कोई डाउट है? अब मुझे बताओ, कोई एक एक्सपेंसेस हम शो करना भूल गए या जानबूझ के छोड़ते हैं तो क्या हमारा ये प्रॉफिट एक्यूरेट आएगा? नहीं आएगा। क्लियर है? अब दूसरे पॉइंट पे मुझे बताओ, ये जो दोनों एग्जांपल, इसका कोई एग्जांपल दे सकता है? हाँ, लैंड को छोड़ के बोलते हैं अपन, क्योंकि लैंड पे डेप्रिसिएशन चार्ज होता है क्या? नहीं, तो अपन उसको इग्नोर करते हैं। अपन बात करते हैं किसकी? बिल्डिंग की। ठीक, बिल्डिंग हमारे लिए, हम लोगों के लिए कैपिटल तो हो गया, लेकिन क्या ये हमारे लिए एक्सपेंसेस है कि नहीं? इस एक्सपेंसेस को हमने कहाँ लिखा है? बैलेंस शीट में लिखा। ठीक, बैलेंस शीट में लिखा है, इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा है क्या? नहीं लिखा। क्लियरली ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ। हम लोगों ने बैलेंस शीट में प्रेजेंट किया किसको? बिल्डिंग को। ये हमारा एक्सपेंसेस होने के बाद भी हम लोग इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख रहे हैं क्या? नहीं लिख रहे हैं। मतलब ये हमारा खर्चा तो है, लेकिन वो इनकम से माइनस हो पा रहा है क्या? नहीं हो रहा। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि नहीं हमारे लिए? लॉस है कि नहीं? आगे बात मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो प्रॉफिट अगर हाई रहेगा ना तो आपका आने वाला टैक्स भी हाई रहेगा। अभी भले ही तुमको टैक्स नहीं है, लेकिन हम लोग जो भी काम कर रहे हैं इस टैक्स के लिए कर रहे हैं। हम लोग को इनकम होगा और इनकम है तो टैक्स भी है। ठीक है, तुम लोग जब भी अर्न करना शुरू करोगे तब उसी दिन से आपका क्या चालू हो जाएगा? आपके ऊपर लगने वाला टैक्स चालू हो जाएगा, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा।
ठीक है, तो हम लोग इस पॉइंट से भी देखते हैं, अगर तुम्हारी खुद की कोई कंपनी है, ठीक, तुम लोग एक तरफ सोचोगे कि हमारा प्रॉफिट क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, और दूसरी तरफ ये सोचोगे कि भाई हमारा टैक्स क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे पॉइंट में हम लोग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, एक्सपेंसेस। मतलब ये कि मैंने अगर 10,000 रुपये खर्च किए हैं तो हम लोग को वो माइनस करने बहुत ज़रूरी है। क्यों बहुत ज़रूरी है, अगर हमने माइनस नहीं किया तो प्रॉफिट ज़बरदस्ती हाई दिखेगा, समझ में आ रहा है ना। हम लोग का इनकम है लेकिन हम एक्सपेंसेस माइनस नहीं कर रहे हैं, तो इनकम कम होगा क्या, मतलब प्रॉफिट इम्बैलेंस दिखेगा कि नहीं दिखेगा, गलत दिखेगा कि नहीं, और वो गलत दिखेगा मतलब ज़्यादा दिखेगा। प्रॉफिट ज़्यादा दिखेगा तो आपको प्रॉब्लम ये है कि आपका टैक्स ज़बरदस्ती ज़्यादा कटेगा, जबकि आपने वो खर्चे किए लेकिन माइनस नहीं हो पाए। आई बात समझ में। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोगों ने बिल्डिंग परचेज की है लेकिन वो माइनस कर पाए हैं क्या, नहीं। तो ये प्रॉब्लम है कि नहीं है, ये हमारा लॉस है कि नहीं है, कि हमने इतना बड़ा खर्चा किया, मान लो 4 लाख की बिल्डिंग परचेज की, लेकिन ये 4 लाख अमाउंट हम माइनस नहीं कर सकते। माइनस नहीं कर सकते तो हम लोग का प्रॉफिट स्टेबल दिख रहा है, तो ये हमारे लिए लॉस है। ठीक है, तो ये 4 लाख हमने कहाँ लिख दिया, बैलेंस शीट में। यहाँ तक कोई डाउट है, नहीं। इसीलिए ये 4 लाख का एक पार्ट, कोई भी एक पार्ट, हम लोग इसको मान लेते हैं 10%, क्या बनेगा, डेप्रिसिएशन बनेगा। कितना हो गया, 40,000 हो गया। हम ये 4 लाख नहीं लिख पाए, लेकिन हम ये डेप्रिसिएशन तो डाल सकते हैं एक्सपेंसेस के नाम से। तो हम लोग क्या करते हैं, 4 लाख नहीं डाल सकते क्योंकि वो कौन से नेचर का है, कैपिटल नेचर का है। कौन से नेचर का, कैपिटल नेचर का। लेकिन इस कैपिटल नेचर का एक पार्ट हमने क्या बना दिया, रेवेन्यू बना दिया। किस नाम से, डेप्रिसिएशन के नाम से। अब ये डेप्रिसिएशन तो हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं। अब ये डेप्रिसिएशन 40,000 ऐसे हम लोगों ने 10 बार चार्ज कर दिया तो हम लोग का 4 लाख कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, होगा। बस हमने क्या किया, इस पूरे 4 लाख को इंस्टॉलमेंट में बांटा और धीरे धीरे एक्सपेंसेस में भेजा। एक साल में पूरा कवर नहीं हो रहा है लेकिन 10 साल में तो कवर हो रहा है, तो कवर होगा। और वैसे भी ये मशीन हमें एक साल काम आने वाली है क्या, नहीं। ये 4 लाख मैंने एक साथ तो पे किया है, लेकिन एक साल के लिए पे किया है क्या, कितने साल के लिए, 10 ईयर्स के लिए। तो रिकवर भी कितने साल में होना चाहिए, 10 ईयर्स में होना चाहिए। तो ये भी एक रीजन है कि हम लोग अपने डेप्रिसिएशन को चार्ज करते हैं टू कैलकुलेट द करेक्ट प्रॉफिट। हम लोग का प्रॉफिट करेक्ट पता होना चाहिए कि इस साल हम लोगों को मशीन काम तो आई है ना, कितने की काम आई, पूरे 4 लाख की मशीन एक साथ काम आ गई क्या, नहीं। हम लोग के एजम्पशन के बेस पे कितने समय के लिए काम आई है, सिर्फ 10% काम आए। साल भर में हमने अपने मशीन का सिर्फ 10% वैल्यू यूज किया है, तो हमने एक्सपेंसेस भी कितना शो किया, 10% शो किया। आई बात समझ में। तो हमने क्या किया, एक्सपेंसेस को प्रॉपरली फीड किया, और ताकि हम लोग का प्रॉफिट या लॉस जो भी निकले वो क्या निकले, एक्यूरेट निकले। एकदम 100% एक्यूरेट तो नहीं बोल सकते, लेकिन बहुत हद तक कवर अप होगा। क्लियर है क्या। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, टू डिटरमाइन करेक्ट प्रॉफिट और लॉस। आई बात समझ में। और साथ ही साथ इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, टैक्स सेविंग। कौन सा बोल सकते हैं, टैक्स सेविंग। क्यों, देखो यहाँ लिखा कि नहीं लिखा नहीं पता, मैं बस बता रहा हूँ। टैक्स सेविंग क्यों, हम लोगों ने एक्सपेंसेस मान लो ये 40 नहीं लिखे होते तो इन प्रॉफिट ज्यादा होता कि नहीं, प्रॉफिट ज्यादा है, लेकिन हमने एक्चुअल में खर्चा हुआ है कि नहीं 40,000 का। तो डेप्रिसिएशन के आने से हम लोगों का टैक्स क्या हो जाता है, सेव हो जाता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, टैक्स सेविंग के पर्पज से भी डेप्रिसिएशन को चार्ज किया जाता है। क्लियर है, ठीक। तो ये हमारा पहला रीजन था। दूसरा क्या है, ऑब्जेक्टिव है ना, सॉरी रीजन नहीं, टू शो ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन कहाँ मिलता है, किसको बोलते हैं फाइनेंशियल पोजीशन, करेक्ट। हम लोगों के पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितने होते हैं, फाइनेंस, हाँ करेक्ट भी बोला। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन से होते हैं, एक बैलेंस शीट और एक क्या होता है, तो इसमें हमें हमारा पोजीशन कौन बता रहा है, बैलेंस शीट बता रहा है। हमारा पोजीशन कौन बता रहा है, बैलेंस शीट बता रहा है। क्लियर है। तो वो बोल रहा है कि टू शो ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन। तो हमारा फाइनेंशियल पोजीशन मतलब बैलेंस शीट ट्रू एंड फेयर व्यू कब शो करेगा, अगर मैंने 4 साल पहले 1 लाख में मशीन खरीदी, आज भी मैं उसको 1 लाख रुपए दिखा रहा हूँ, क्या ये करेक्ट वैल्यू दिखा रहा है, अनफेयर वैल्यू दिखा रहा है कि नहीं। तो मतलब क्या है कि हम लोग अपने वैल्यू को प्रॉपर रिड्यूस करते जाएंगे, मतलब हम लोग अपने एसेट को प्रॉपर वैल्यू में शो कर रहे हैं। 100% एक्यूरेट तो नहीं, बट हम लोग हर जितना भी एजम्पशन लगाए अपने तरीके से एजम्पशन लगाए हैं वो करेक्ट हो सकता है, ये सोच के हमारा बैलेंस शीट का पोजीशन क्या दिख रहा होगा, फेयर दिख रहा होगा, फेयर, ट्रू एंड फेयर।
ट्रू मतलब सही और फेयर मतलब जैसा होना चाहिए वैसा। क्लियर है क्या? थर्ड, टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिटरमाइन करने के लिए हम एक्सपेंसिव, कॉस्ट का मतलब क्या होता है? कॉस्ट का मतलब पता है क्या होता है? कॉस्ट, कॉस्ट हिंदी में मतलब क्या होता है? कॉस्ट का मतलब हिंदी में क्या होता है? कॉस्ट बोले तो लागत। कॉस्ट को मतलब क्या? लागत। किस चीज का लागत? कोई भी कुछ भी प्रोडक्शन कर रहे हैं अपन तो उसमें कितना कॉस्ट आया, मीन्स कितना, टोटल ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर। कॉस्ट मतलब क्या होता है? टोटल ऑफ जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं उन सब का जब टोटल किया जाएगा तो वो हमारा क्या बनता है? कॉस्ट बनता है। और इन सारे एक्सपेंसेस में क्या डेप्रिसिएशन है कि नहीं है? एक्सपेंसेस में तो डेप्रिसिएशन भी आता है। तो यहाँ पर अपन थर्ड पॉइंट क्या पढ़े? टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हमारा एक्सपेंसेस वाला डेप्रिसिएशन तो काम आया होगा कि नहीं आया होगा? आया होगा। और अगर वो चार्ज नहीं करते तो क्या एक्यूरेट फिगर आती क्या? क्योंकि क्या होता है ना कि हमने 4 लाख पे किया था 2 साल पहले, अभी पे किया है क्या? इसलिए हमारे दिमाग में नहीं रहता कि इस साल खर्चा तो नहीं हुआ है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा, नहीं दिखता है। लेकिन हमको पता है कि भले ही हमने 2 साल पहले खर्च किया था, वो हमने 10 साल के लिए पे किया है, तो उसको हमको डिवाइड करना है कितने साल में? 10 साल में। तो उसको हर साल में बांटना पड़ेगा। 4 लाख का 1/10 पार्ट कितना होता है? 40,000। तो भले ही हम लोग को दिख नहीं रहे कि इस साल हमने पे किया है 40,000, लेकिन हमने इसका एडवांस में पे कर दिया था एसेट के नाम से। आएगा समझ? इसलिए करेक्ट कॉस्ट कब पता चलेगा? जब उसमें डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे तो ही, अदरवाइज वो करेक्ट फिगर नहीं होगा। क्लियर है क्या? नेक्स्ट, टू प्रोवाइड फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट। देखो ये क्या, ये कौन सी बात है? टू प्रोवाइड फंड फॉर रिप्लेसमेंट, ये बहुत ही अजीबोगरीब बात है। हम लोगों को लग रहा है कि हर साल डेप्रिसिएशन कितना आने वाला है? 40,000। बेसिकली ये नॉन कैश एक्सपेंसेस है, लेकिन अगर इसको हम लोग कैश एक्सपेंसेस माने तो क्या होगा? हम इस 40,000 को निकालते हैं और एक अकाउंट बनाते हैं जिसको डेप्रिसिएशन फंड बोलेंगे, उसमें डिपॉजिट करेंगे। पहले साल हमने डिपॉजिट किया कितना? 40,000। नेक्स्ट ईयर डिपॉजिट किया कितना? 40। तो 2 साल में कितना हो गया? 80। 3 साल में? 4 साल में? वेरी गुड। 10 साल में? 4 लाख। तो मतलब क्या, हम लोग उसमें फंड डिपॉजिट करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे तो हमारा एक फंड तैयार होता जाएगा। मीन्स 10 साल बाद जब ये मशीन बिक जाएगी तब हमारे पास एक फंड तैयार होगा ताकि हम लोग क्या कर सके? नई मशीन परचेज कर सके। क्लियर है? तो उसके लिए बोला जा रहा है टू प्रोवाइड फंड फॉर रिप्लेसमेंट। क्लियर है? आगे, टू कंप्लाई विद द लीगल प्रोविजन। कंप्लाई मीन्स फॉलो करना। जब लॉ को फॉलो करते हैं मीन्स आप कंप्लाई कर रहे हो। आप लॉ को, रूल्स को जब फॉलो करते हैं उसको क्या बोलते हैं? कंप्लाई कर रहे हो। तो रूल्स को सॉरी क्या पॉइंट लिखा है वैसे? टू कंप्लाई विद द लीगल प्रोविजन। और ये लीगल प्रोविजन के अंदर आता है कि हम लोगों को डेप्रिसिएशन को अप्लाई करना होगा। बहुत पहले जब डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था वो होता है AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। स्टार्टिंग में पढ़े थे जो अपने बुक्स में दिए हुए हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वैसे दिए हुए हैं। जब डेप्रिसिएशन पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 के पॉइंट से शुरू होता था। AS मतलब क्या? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। हमारे पास जो अकाउंटिंग होती है, हम जो अकाउंटिंग प्रिपेयर करते हैं वो कैसे प्रिपेयर करते हैं? वो चार्टर्ड अकाउंटेंट की इंस्टीट्यूट ने लिख के रखा है कि आपको किस टॉपिक पे को किस तरीके से डील करना है। तो वो कहाँ लिख के रखा है? इन स्टैंडर्ड के थ्रू लिख के रखा है, जिसको हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्योंकि वो स्टैंडर्ड किसके लिए प्रिपेयर किए गए? अकाउंटिंग्स के लिए प्रिपेयर किए गए। क्लियर है? तो हम लोगों का जो डेप्रिसिएशन होता है ना, बेसिक कहाँ से शुरू हुआ था? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 से शुरू हुआ था। ठीक है? तो ये लीगल कंप्लायंसेस है। ये एज पर चार्टर्ड अकाउंटेंट के इंस्टीट्यूट ने जो AS बना के रखे हैं वो आपको कंपलसरी प्रोविजंस हैं। आपको इन सारी चीज़ों को फॉलो करना कंपलसरी है। ठीक है? तो अगर हमने इसको फॉलो किया तो हम लोग लीगल प्रोविजन क्या कर रहे हैं? फॉलो कर रहे हैं। ठीक है? अपने को भी AS से मतलब नहीं है, अदरवाइज ये AS 6 से हट के किस में आ चुका है? 10 में आ चुका है। आगे, फैक्टर्स और बेसिक ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कोई टेंशन है आपको? कोई तकलीफ? कोई मार पीट के भेजता है? रास्ते में कोई मारता है? नहीं। पीट क्या थी? किसको?
ठोक के आते क्या साइकिल वाइकल से जग 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 4-5 लोग पड़े रहते होंगे। पीडीएफ भेज देते हैं।